नमस्ते, मेरे साथ सतीश झा साहब हैं। मैंने इनको कहीं से जिसको कहते हैं दौड़ा के पकड़ा। ये एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, भारत के किसी एयरपोर्ट पे बैठे हैं, शायद कोलकाता में। और मैं सिर्फ सतीश भाई ये समझना चाह रहा था कि ट्रम्प साहब को आए 10 दिन हुए। उन्होंने पहले 24 घंटे में जितना हल्ला गुल्ला सब मचाया था, वो थोड़ा सेटल हो रहा है। शायद लोग उनको समझने लगे, वो थोड़ा स्पीड जो भी हो। दो तीन चीजें हैं कि एक, पहले 10 दिन में क्या आप हाईलाइट, अगर उनकी एक या दो बातों को कहें वो हाईलाइट। दूसरा, हमारे देश में भाई बड़ी भारी उत्साह है, बड़ा लोग खुश हैं कि मोदी जी की उनसे बात हुई। और शायद ये भी उम्मीद है कि मोदी जी को फरवरी में बुला लेंगे। तो पहले 10 दिन की एक दो हाईलाइट जरा बताइए कि क्या क्या आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, फिर आगे बात करते हैं। जी, देखिए, पहला काम बादशाह ट्रम्प का ये था कि जो कुछ बाइडेन ने किया उसको खत्म कर दिया जाए। जितने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स बाइडेन ने दिए थे उन सबको नलीफाई करने के लिए काउंटर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स बने। तो पहली बात, इमरजेंसी लगा दी गई बॉर्डर पे। कोलंबिया हवाई जहाज भर के भेज दिया आपने वापस, वो वापस आ गए। फिर आपके साथ कुछ बातचीत हुई, कुछ गर्मा गर्मी हुई, और वो कहीं जाके बैठ रही है। ऐसी बात कि किस तरह से ट्रम्प के साथ निभाया जाए, उस तरह से बात बन रही है। गुंतानामो बे, जहाँ पे सिर्फ क्रिमिनल भेजे जाते थे, सबसे खतरनाक क्रिमिनल भेजे जाते थे, वहाँ 30,000 बेड्स हैं। उस पर अब ये इमिग्रेंट्स को भेज रहे हैं। जो इमिग्रेंट्स के बारे में जो अभी रिपोर्ट आई है, उन्होंने 1200 लोगों को पकड़ा, पता लगा उसमें आधे से कम के ऊपर क्रिमिनल केसेस थे। वो जो एक उन्होंने बनाया है एक माहौल 8 साल से कि जो लोग बाहर से आते हैं वो क्रिमिनल होते हैं, उस पर वो लगे हुए हैं। उनकी उनकी पूरी टीम यही कर रही है, जिसको उन्होंने बनाया है होमलैंड सिक्योरिटी का चीफ। इस हिसाब से काफ़ी एक, जैसे कहते हैं, फंडामेंटलिस्ट की तरह का है, रैबिट, जो कि मानता है कि जो बाहर से आने वाले, खासकर जो दक्षिण से आने वाले लोग हैं, वो क्रिमिनल होते हैं, ऐसा मानता है। उन्होंने कहा था कई बार, मैक्सिमम नाम लेके कहा था, ये लोग बैड ऑम्ब्रे, यानी कि बैड मैन, ऑम्ब्रे एज यू नो वो कहते हैं स्पेनिश में लोगों के। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि एक उन्होंने बड़ा अनाउंसमेंट किया कि सारे उन्होंने फंड फ्रीज कर दिए, और वो उनको वापस लेना पड़ा एक दिन के अंदर। एक फेडरल कोर्ट के जज ने कहा कि नहीं हो सकता, और फाइनली ट्रम्प को वो पूरा ऑर्डर जो वापस करना पड़ा। अब उन्होंने ओबामा का जो सोशल, जो ओबामा केयर, यानी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस बनाया था, उसके ऊपर उन्होंने अटैक करना शुरू किया है। वो कहते हैं कि वो शुरुआत में, जैसे कि चाणक्य नीति के हिसाब से, वो किनारे से उन्होंने, यानी कि चारों तरफ से परिधि से थोड़ा थोड़ा उसको रचना खसोना शुरू कर दिया। पिछली बार नहीं कर पाए थे, इस बार उन्होंने कुछ कुछ करना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत बड़ी बात ये की, जिनको कहते हैं डिवर्सिटी, जिन्हें कहते हैं कि जो इक्वालिटी के लाए जाते हैं, इंक्लूसिव, उन सब के जितने ऑर्डर ने खत्म कर दिए। मुझे डिपार्टमेंट था उसको ही खत्म कर दिया। डीआई का डिपार्टमेंट खत्म हो चुका है। उसके उन्होंने कहा कि 20 लाख जो केंद्रीय सरकारी जो मुलाजिम हैं अमेरिका के, उन सबको निकाल दिया जाएगा सितंबर तक। उनको तनख्वाह मिलेगी सितंबर तक, लेकिन उसके बाद उनको निकाल दिया जाएगा 20 लाख लोगों को। यानी कि एक एक तरह से मान लीजिए उन्होंने उथल पुथल मचा दी है। जब उनका ये आदेश आया था कि फेडरल फंडिंग, जो कि केंद्रीय सरकार की फंडिंग जो है, वो सोशल सिक्योरिटी पे, मेडिकेड प्लान सब फ्रीज कर दी गई है, काफ़ी लोगों में खलबली मची। लेकिन उसको ऑर्डर ठीक करना पड़ा। तो एक तो ये बात है कि उनको भी पूरे सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा, और पूरा सिस्टम उनकी बात मानेगा नहीं, क्योंकि आधे डेमोक्रेट्स हैं। जितने गवर्नर्स हैं, करीब 8 गवर्नर से मिलके, चक शूमर जो कि सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, उनसे कहा कि आप इनको ये मत कर दीजिए, इनके जो तमाम नॉमिनीज हैं उनको अपॉइंट मत होने दीजिए। और इस तरह, यानी कि एक खलबली मची हुई है। एक तरह से मान लीजिए कि ऐसा मौसम बना है, ये आदमी एक पागल आदमी ऐसा कुछ करना चाहता है, ऐसा उथल पुथल मचाना चाहता है। और इनका ये जो रहा है, इसमें एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं, विचारधारा इनकी है कि सफ़ेद लोगों ने, जो वाइट अमेरिका के हैं, उन्होंने ही सब कुछ किया है, बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया। बाकी लोग गुलाम होने के लायक थे। बाकी लोग, वो सब जो हुआ है, संस्कृति जो आज दुनिया की है, उसमें क्रिश्चियन वाइट सब कुछ उनका, सुप्रीमेसिस्ट की बात कर रहे हैं, उन्होंने ही सब कुछ किया है। विज्ञान उन्हीं का है, ज्ञान उन्हीं का है, तकनीक उन्हीं की है। बाकी लोग थोड़ा बहुत जो करते हैं वो इसलिए कि ये लोग कर रहे हैं।
ये उनकी धारणा है। जो जो उनके जो तमाम लोगों से बातचीत करता हूँ, वो तो उनकी भाषा इस तरह की है कि हम तमाम उन लोगों को जो सफ़ेद लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं, वी विल एलिमिनेट दैम। उसका एक हिस्सा दिख रहा है गाज़ा में। जब कैरोलाइन जो उनकी नई प्रेस सेक्रेटरी 27 साल की है, लेकिन बहुत तेज है, दिमाग से अच्छा बोलती है, इसका मतलब ये नहीं उसके विचार सही है, लेकिन उसमें भी पैशन है। उसने जब गाजा में जो एक $50 मिलियन की किसी एक बिल्डिंग के बारे में ऐसा कहा जैसे उसके लिए जो बाइडेन का अनुदान था उनको बचाने के लिए, थोड़ा बहुत करने के लिए, अगर आप दे रहे हैं 20 बिलियन इसराइल को, तो आप 50-60 बिलियन दे रहे हैं गाजा को। उस 50-60 बिलियन से ऐसा सवाल खड़ा किया है कि बहुत बड़ा अपराध था। इस हद तक की अमानवीयता अगर सफ़ेद के खिलाफ है, उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। यानी कि सफ़ेद और गैर सफ़ेद, क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन, उन सब की जो एक एक उसने बांट रखा है दुनिया को इस तरह से कि हम सही हैं, अमेरिका जो है वो सब सफ़ेद लोगों का है, और बाकी जो उसको जोड़ने पड़ते हैं वो कर देता है लोगों का। लेकिन मजे की बात यह है कि उसने जैसे पुर्तरिकन्स को कितनी गालियां दी, मैक्सिकन्स को दी, फिर भी वो लोग उसको वोट करते हैं। उसकी क्या वजह है ये कोई समझ नहीं पा रहा है। जिसको आप गाली दें वो आपको वोट करे, ये ऐसा कैसे होता है? तो फिलहाल अभी ये हुआ है कि 10 दिनों में उन्होंने एक कोहराम मचा रखा है, और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसके लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें, कोशिश कर रहे हैं। उनके पास कोई तुरुप नहीं है, उनकी कांग्रेस भी नहीं है, ना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का है, ना सेनेट का है, ना प्रेसिडेंसी है। करेंगे क्या? अब आप किनारे जी बैठिए। जी जी बताइए। जी। मैं सिर्फ एक, जो उनका बुलडोजर कह दीजिए जो चल रहा है, हिंदुस्तान में बुलडोजर, वहां पे जो बुलडोजर चल रहा है उसमें थोड़ा बहुत कहीं पे रेजिस्टेंस थोड़ा सा मेक्सिको ने दिखाया था, बहुत हल्का फुल्का। लेकिन उस बुलडोजर के सामने दीवार बन के खड़ा हो गया है चाइना। और चाइना ने उनको जो एक झटका दिया है डीप डीप सीक का, मुझे लगता है कि वो एक बड़ा झटका है, क्योंकि जिस प्राइस पे, जिस उस पे वो सब बात हो रही थी, उनके सैम ऑल्टमैन जो हैं ओपन एआई के, वो भागे भागे हिंदुस्तान आ रहे हैं। अब वो हिंदुस्तान में बातचीत करेंगे। अच्छा, 2023 में आए थे तो मोदी जी से बातचीत कर रहे थे। मैं इस पे एक टिप्पणी भी चाहूंगा, और एक छोटा सा चीज आपसे और समझना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता है कि जब एआई की बात होती है, और मोदी जी जब हमारे कहते हैं कि बिल गेट से कि एआई तो पुराना है, हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तब वो आई आई करता है, आप ए फॉर अमेरिका हैं, तो वो क्या सोचता होगा? मतलब कहाँ मोदी जी, कहाँ आज डीप सीक और ये सब बातें हो रही है? और डीप सीक ने तो झटका दिया है उनको, अमेरिका को, ठीक से। मैं थोड़ा इस पे भी एक टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, जब कोई टेक्नोलॉजी नई बनती है तो उसका एक अगला कदम क्या होगा, उसमें क्या डिस्ट्रप्शन हो सकते हैं, इसका कोई किसी को अंदाज नहीं होता। और जब ओपन एआई ने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया, उसके बाद जो है लोगों ने देखा कि ये हो सकता है, उस पर नई चीजें शुरू हुई। इस बात को करीब 1 साल हो गया, चैट जीपीटी का हुए 1 साल हो गया है। उस 1 साल में इन्होंने क्या किया है कि जो काम आप चैट जीपीटी करता है उसके लिए आपको ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए, तो हम कम कंप्यूटिंग पावर कर सकते हैं। इसलिए आपको जीपीयू चाहिए, वो हम दूसरी, लेकिन किसी को पता नहीं है उन पास कितनी जीपीयू है। उनका क्लेम है, लेकिन जीपीयू तो बैंड है चाइना में, तो कैसे कर रहे हैं? क्या वो बाहर की सर्वर्स लेके बात कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? किसी को अंदाज नहीं है। तो उन्होंने क्लेम किया है, और क्लेम की एक अच्छी खासी वजह है कि उनको कम्पीट करना है। और जिसने वेंगफेंग ने जो जिसने कहा है ये सब, वो वॉल स्ट्रीट पे काम करता था, वहां भी पॉन्ट में वो उसने बड़ा अच्छा काम किया था, वहां भी उसने खलबली मचाई थी। तो उसमें ताकत है। मुझे लगता है कि वो चीन का नया इलॉन मस्क बनने वाला है। ठीक अच्छा, ठीक। इसमें जो हुआ है अभी तक इसके बारे में कोई सफाई तो है नहीं, लेकिन ये है कि वो क्लेम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे बात साफ होगी। जो काम चैट जीपीटी कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं, ये वो है। जी लेकिन अगर उसकी लागत कम है, वो लागत कम क्यों है कि चीन की इकोनॉमी ऐसी है, कि चीन की करेंसी ऐसी है, कि चीन के जीपीयू, उनके पास जीपीयू तो है नहीं, आखिर वो किस तरह की प्रोसेसिंग पावर पे कर रहे हैं, ये सब जो अभी कुछ अजीब सा बना हुआ है। लेकिन एक धमाका हो चुका है, वो जी एकाएक बना है। आप देख रहे हैं 3 दिन के अंदर वेंगफेंग ने डीप सीक, जो किसी को हम जानते नहीं थे 4 दिन पहले, अब डीप सीक आज की दुनिया में सबसे बड़ा नाम है। जी अब सोचिए, ओपन एआई, क्या ओपन एआई अमेरिका है? नहीं, ओपन एआई $30 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने वाली है जो 10 साल में, उसकी एक आधारशिला थी। अब उस पर कंपटीशन आ गया है डीप सीक का। तो डीप सीक क्या कर रहा है? वो अभी नकल कर रहा है, ये समझ रही है।
हमने आप कई बार कहा होगा आपसे, अमेरिका इनोवेशन करता है, चीन कॉपी करता है और भारत इमिटेट करता है। जी अभी जो है चीन ने कॉपी कर ली चैट जीपीटी, उनका अब उसमें कुछ तो नया बनाना पड़ेगा, तो कह रहे हैं हम थोड़ा आपसे सस्ता कर लेंगे, लेकिन अभी किसी को पता नहीं वो कैसे कर रहे हैं, जीपीयू क्या है, सीपीयू क्या है। यहाँ पे बात आएगी, उनकी एल्गोरिथम पे सारी बात है कि ये हार्डवेयर पे है। तो जी अगर मान लीजिए एल्गोरिथम पे है, तो वो संभव है कि हम एल्गोरिथम ऐसा बना लें कि हमारी जो कंप्यूटिंग पावर उसमें कम चाहिए, ये हो जी सकता है। अब उन्होंने ऐसा किया है तो चाइना ने एक नई बात की। चाइना की अभी तक कोई शोहरत नहीं थी सॉफ्टवेयर बनाने में, लेकिन उन्होंने दिखाया कि वी चैट, अमेरिका में वी चैट जैसा कुछ नहीं है। वी चैट जो है पूरी लाइफ साइकिल है, अमेरिका में सब कुछ बटा हुआ है, कुछ गूगल है, कुछ इंस्टाग्राम है, कुछ व्हाट्सएप है, कुछ तमाम तरह की चीज़ें, लेकिन वी चैट सब कुछ है। वी चैट पूरा मनुष्य की जो पूरी दिनचर्या में हर जगह खड़ा रहता है। तो दोनों की जो अलग धाराएं निकल रही हैं। एक बात और है कि चीन ने 1971 में अमेरिका से पूरी मदद लेकर के 50 साल में अपनी अर्थव्यवस्था ऐसी कर रही है, वो नंबर 1 है मैन्युफैक्चरिंग में, अब वो नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहा है सॉफ्टवेयर में। जी मेरा ख्याल है 10 साल में वो बन जाएगा, क्योंकि उसकी जो लोग को संख्या जो है ये काम कर सकते हैं, वो अमेरिका के मुकाबले बहुत लंबी चौड़ी है। जी उनकी जी उनके दाम भी कम है। तो जी अगर देखिए सॉफ्टवेयर बनाने वाले, उनकी आमदनी अमेरिका की आमदनी की चौथाई है, उनकी प्रोडक्ट की बराबर है, अपने आप दाम कम होंगे। जी तो मैं चीन वैसे ही जैसे उस दाम कम किया है हार्डवेयर में, ऐसे ही यहाँ भी कुछ कोशिश काम कम करने की। जी मैं बहुत संक्षेप में जो मेरी समझ आया, मैं इसलिए कि दर्शकों के लिए बता दूं, और फिर मेरा एक प्रश्न उसी से रिलेटेड है। जी देखिए, उसने जो जो डीप सीक किया है, जो मैं बहुत साधारण भाषा में, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, उसने क्या किया है कि चैट जीपीटी मैथमेटिकल कैलकुलेशन का डेसिमल के बाद 32 तक देता है उसके फ्रैक्शंस को, मतलब जी 32 प्लेसेस तक उसकी एक्यूरेसी रहती है। जी इसने उसको इसको डेसिमल के बाद 8 कर दिया है। जी तो उससे उसकी स्पीड भी तेज बढ़ गई है और वो जल्दी कर रहा है। दूसरा, जो चैट जीपीटी है वो वर्ड को पढ़ता है, एक एक वर्ड। हम आपसे बात कर रहे हैं कि आप कहाँ गए हैं, तो आप कहाँ गए हैं वो सबको पढ़ेगा और सबको सब पे प्रोसेस करेगा। इन्होंने सेंटेंस किया हुआ है, आप कहाँ गए हैं, एक सेंटेंस। तो इससे क्या हो रहा है कि एक्यूरेसी तो कम हो रही है, एक्यूरेसी 95 से 100% के बीच है, लेकिन दुनिया के 99% लोगों का काम इस एक्यूरेसी में चलेगा। जो शायद जिनको रॉकेट भेजना है उनके लिए एआई चाहिए होगी डेसिमल 32 प्लेसेस तक, और इससे एनर्जी भी कम हो रही है। आपकी जो चिप लग रही है वो भी लेसर एडवांस लग रही है। लेकिन जो मेरा एक दूसरा प्रश्न था सतीश भाई, और जो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इन सारी चीजों के बीच में जो भारत है, और वो मैंने जो मोदी जी की बात कही उसको इस रेफरेंस से कहा, हम लोग क्या एक फॉल्स बार बार कहा जाता है कि हमारे जो आईटीएंस हैं वो सबसे अच्छे हैं, हम लोग इतना अच्छा है, अमेरिका को पूरा संभाले हैं, अगर हम हट जाएं तो अमेरिका घुटनों पे आ जाए। लेकिन क्या हम हमेशा ड्राइवर और मैकेनिक और क्लीनर बने रहेंगे, मालिक कभी नहीं बनेंगे। हमारे बहुत अच्छे हैं लेकिन मालिक कोई नहीं है। देखिए, आपके सवाल बहुत सारे हैं इसमें। पहली बात तो ये है, हम कभी भी, अगर आपने जो कहा है वो मेथड आप देखते हैं, 32 से 8 करने में जो पावर कंजम्पशन होगी, सीपीयू कंजम्पशन होगी, वो करीब ये नहीं, सिर्फ चौगुना कम नहीं होगी, वो 2 के क्यूब पे चली जाएगी, या 2 के क्यूब पे नहीं, आई थिंक उसकी जो लॉग स्केल होगी, मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन उसका असर चौगुना नहीं बहुत होगा, कम हो करीब जाएगा। 400 गुना होगा। जी जी उसका असर 400-500 गुना होगा, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी जो डायमेंशन होगी वो 100 के आसपास होगी, 4 के आसपास नहीं होगा। पहली बात तो ये है। जैसे कि मतलब चार को अगर आप 4 का स्क्वायर करेंगे, उस तरह से देखिए ना, एक पहली बात। दूसरी बात ये है कि चैट जीपीटी भारत अमेरिका को इंटेलिजेंट बनाएगा, भारत को मूर्ख बनाएगा। क्योंकि देखिए, चैट जीपीटी कहता है आप में भी क्षमता होनी चाहिए, जो हम लिख के दे रहे हैं उसको एक जी कॉन्टेक्स्ट में सोचने की। हमारे लोग नहीं देखते, मैं तो रोज देखता हूँ, मैंने जितने हमारे आईआईटी वाले लोग हैं, वो जितनी गलतियां कर रहे हैं चैट जीपीटी के साथ, उसको मूर्खता मैं कहूंगा। वो लेके चले आते हैं बिना देखे क्या कह दिया इससे। जैसे मैंने अपने एक सहायक को पूछा, भाई जो ट्रंप ने पिछले 10 दिनों में जो किया है उसकी रिपोर्ट भेज दो मुझे, एक पन्ने की। उन्होंने भेज दी, वो साहब 2017 की थी, उन्होंने देखा भी नहीं, वो मैंने देखा भाई। और ये बात इस तरह की रोज हो रही है। तो हमारे लोग जो है चैट जीपीटी से मूर्ख बनेंगे
और अमेरिका के लोग चैटिंग से होशियार बनेंगे। चाइना की अपनी अलग, जैसे उन्होंने वीचैट बनाया है उसी तरह हर चीज को अलग तरह से देखते हैं। लेकिन मुझे याद है 2001 में चीन के विज्ञान मंत्री देश में आए थे, साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, कैबिनेट रैंक उनका थे। मेरे साथ वो अपना लैपटॉप लेके खाने बैठे रात में, जैसे कि हम और आप बैठते हैं, लेकिन बड़े सीरियस कन्वर्सेशन हुई। ये बात 2001 की बता रहा हूँ मैं। तब मैं मीडिया लैब एशिया की एडवाइजरी बॉडी में था और उनकी एक छोटी सी सभा हुई थी, ये आए थे। आप देख रहे हैं एक कैबिनेट मिनिस्टर चाइना का हिंदुस्तान आके एक दूसरे एडवाइजरी बॉडी के मेंबर के साथ रात में खाना खा रहा है लैपटॉप लेके। कोई भारतीय कैबिनेट मिनिस्टर ऐसा करेगा? दूसरी बात, ये बात कर रहा हूँ, बिल क्लिंटन जब प्रेसिडेंट थे, उनका जो वहाँ जो कमीशन है, जो इसका जो टेक्नोलॉजी कमीशन है फेडरल, उसके चेयरमैन साहब बॉस्टन के हुआ करते थे। जब वो बने तो वो सिलिकॉन वैली जाके 2-2 हफ्ते तक रुकते थे। बात कैसे करते थे? 18, 19, 20 साल के बच्चों से उनके साथ रहते थे। उन्होंने खुद बताया मुझे, मैं तो 2-2 हफ्ते आके बैठता था, ये लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे सोचते हैं, क्या दुनिया कैसी बनाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं जिसने गूगल में जीमेल बनाया है उनकी उम्र क्या थी? 18, 19, 20। ये जो बच्चे थे बनाया था उनकी उम्र 18, 19, 20 थी साल की। ये हाई स्कूल पास करके उन्होंने कॉलेज भी नहीं किया था। आप देख रहे हैं मस्क क्या कहता है, मुझे कोई डिग्री नहीं चाहिए, मुझे क्रिएटिविटी चाहिए। तो यानी कि देखिए, दोनों कल्चर अलग है। और हमारे कल्चर क्या है? रोट, कोचिंग। आईटी में आने के लिए मार होती है कि क्या कोचिंग। तो जो कोचिंग कल्चर जहाँ है वहाँ क्रिएटिविटी नहीं होती। तो भारत देश तो पहले इससे डूबना, जब कोचिंग एक बीमारी है, ये कैंसर है, और जब तक इसको हम आश्रय देंगे इस देश में, तब तक ना हम चाइना से बराबरी कर पाएंगे। अमेरिका तो बहुत दूर की बात है। चाइना अमेरिका से बराबरी क्यों कर सकता है? देखिए, ऑलरेडी वो $20,000 पे है, अमेरिका 86,000 पे है। इसकी आबादी 4 गुना है, वो करीब करीब आ रहा है, उसकी जीडीपी के आसपास आ रहा है। तो उस पास लोग जिनके पास टेक्निकल नॉलेज है वो बहुत सारे हैं। अब जब चीन ने 1971 में अमेरिका के सहयोग से काम करना शुरू किया, उन्होंने 1 करोड़ लोगों को गज बता दिया। उसके बाद जो एक सिलसिला शुरू हुआ, उनकी यूनिवर्सिटी अच्छी चली होती, उनके पास हमारे यहाँ की लग्जरीज नहीं लोगों के पास, कि कोई भी एक आदमी कहता है कि मेरे 4 बेटे हैं तो मैं 4 यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है वो तो परचून की दुकान बन गई। तो जो क्वालिटी वाली बहुत कम होंगी, लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटी परचून की दुकान है। वो डिग्रियां बांटती हैं, पैसे देती हैं, धंधा करती हैं, उनके ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन चीन में है, उन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए। अब कैसे भी हो, बेस लाइन उन्होंने इतनी ऊंची कर दी जो भारत के आईआईटी बरोबर है। उनकी बेस लाइन है वो, हमारे लिए वो टॉप लाइन है, उनके लिए बेस लाइन है। इतना फर्क चीन और भारत में है। मैं और जहां तक प्रतीक अमेरिका भाई, की बात आती है, वहां तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते आप। जी, मैं चलते चलते बस एक, क्योंकि समय का है, आपको भी पकड़ना है जहाज। मैं एक को हम सब लोगों को छोड़ के सबसे पहले नेतन्याहू को उन्होंने बुला लिया, और हम लोग कह रहे हैं बुला लो बुला लो बुला लो, अभी तो कंफर्म डेट भी नहीं बता रहे हैं। नेतन्याहू को डेट दे दी। देखिए, भारत जो है उनके 8 दिन के कार्यक्रम में उसकी जगह नहीं बनती। भारत का अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में कोई मतलब नहीं है। भारत अभी भी मांगने वाला देश है, उसके पास अपना कुछ नहीं है, जो उससे लेना हो तो ले लेंगे। लेकिन नेतन्याहू एक सामरिक स्थिति से वो ऐसी जगह खड़ा हुआ है, उनको गाजा एरिया को हड़पना है, वहां पे 5 स्टार बिल्डिंग बनानी है, वहां से सब पैलेस्टाइन भगाना है। उनका वो एजेंडा है, गाजा उनका एजेंडा है। हिंदुस्तान में उनका कोई एजेंडा ऐसा नहीं है। यहाँ का एजेंडा सिर्फ इसलिए है कि सुंदर पिचाई है, नडेला है, वहाँ जो भारत के मूल के वहाँ लोग जो कि टेक्नोलॉजी के नेतृत्व कर रहे हैं, वो उनको जोड़ लेते हैं इन चीज़ों में। लेकिन ट्रंप के लिए मस्क इम्पोर्टेंट है, पिचाई इम्पोर्टेंट नहीं है। पिचाई मस्क के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ट्रंप, लेकिन गाजा वो डायरेक्टली ट्रंप के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ जेरेड कुशनर बनाना चाहते हैं महल। और महल नहीं, 1-2 नहीं, वो चाहते हैं कि 1 मिलियन घर बने जो 5 स्टार जैसे हो, जो कि पानी वाटर फ्रंट पे रहेंगे, वही चाहते हैं। तो चाहते हैं कि जितने भी पैलेस्टीनियन से वहां को निकाल दिया जाए। इसमें बात कर रहे हैं इजिप्ट वालों से, कहते हुए तुम ले लो। आपने देखा जी होगा कि वो बात जी करें तमाम देशों से कि सब तुम ले लो, वो जगह हम हड़प लेंगे। सारी सारी राजनीति इस बात की। उन्होंने जो दोस्ती की पिछली बार नेतन्याहू से, और जेरूसलम बना दिया अपना एम्बेसी वाला, एम्बेसी वहां खोल दी, उसके पीछे ये थी यहाँ, क्योंकि वो बेसिकली रियल्टर है। जो वहाँ रियल्टर होता है वही तो है ट्रम्प का, थोड़ा बड़ा रियल्टर है।
ठीक है। अब वो डीएलएफ की तरह नहीं होता लोढ़ा, मान लो इसको लोढ़ा लोढ़ा होगा तो उस तरह का आदमी है। मे भी वो बसंत बंसल जो है वो M3M वाले उस तरह का है वो, उनका पार्टनर भी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई ज्वाइन करने के लिए। परसों बजट है, मुझे उम्मीद है जी कहीं समय निकाल के बजट पे हम लोग जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि जी वो भी जी एक बड़ा हिंदुस्तान में सबको लग रहा है कि बजट इलेक्शन के 2024 जून के बाद पहला बजट देखें क्या होता है। जी नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।